नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि भारत फ्यूचर सिटी अब एक सच्चाई है और आज का दिन राज्य के विकास में इसके महत्व के सदियों तक याद किया जाएगा। एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जब भी हमसे कुछ खुशकिस्मत लोग जिन्होंने विदेश यात्रा की है और दुनिया के महान शहरों को देखा है, हमने चाहा है कि काश हमारे देश में भी ऐसे मॉडर्न, अच्छी तरह से प्लान किया हुआ, शानदार ढंग से मैनेज किया हुआ शहर होता। तभी भारतीयों की उस सामूहिक इच्छा का जवाब भारत फ्यूचर सिटी है। और कुछ भी बनाने के लिए हमारे पास एक मजबूत नींव और ड्राइवर होना चाहिए। आज हम FCDA के हेडक्वार्टर का उद्घाटन और लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे विजन को एक्शन में लाएगा। रेवंत ने कहा है कि ये बिल्डिंग खुद 6 महीने से भी कम समय के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो गई, क्योंकि इसमें शामिल सभी लोगों का जुनून, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान, कड़ी मेहनत और लगन है। उन्होंने कहा है कि इस पल का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हों, इसकी अहमियत पर सोचें और धरती पर सबसे महान शहरों में से एक बनने तक कोशिश करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करें। हैदराबाद से सांसद और MIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से 2028 तक ओल्ड सिटी मेट्रो रेल पूरा करने का अपना वादा निभाने की अपील की। उन्होंने ओल्ड सिटी के मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 90% से ज्यादा जमीन अधिग्रहण पूरा करने का क्रेडिट GHMC और अपनी पार्टी के MLA को दिया और अधिग्रहित जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए HMRL की तारीफ की है। एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि CM ने ओल्ड सिटी मेट्रो का शिलान्यास करते समय वादा किया था कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए और मैंने सभी सहयोग का भरोसा दिया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो का काम ये फेज चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि GHMC कमिश्नर और MIM MLAs को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए तुरंत मुआवजा दिया और फिर HMRL ने अधिग्रहित जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। तेलंगाना राज्य सरकार ने ओल्ड सिटी मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी लाई, जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन के दूसरे फेज का एक अहम हिस्सा है। प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में काफी दिक्कत हुई। जरूरी 888 प्रॉपर्टी में से 93% पहले ही मिल चुकी है। सरकार ने प्रभावित प्रॉपर्टी मालिकों को मुआवजे के तौर पर 820 करोड़ से ज्यादा भी दिए हैं। जमीन अधिग्रहण लगभग पूरा होने के बावजूद 10 प्रॉपर्टी और कुछ और जगहों पर कानूनी झगड़े कोर्ट में पेंडिंग हैं। कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना मामलों की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मीनाक्षी नटराजन को मंगलवार को एक बड़ा पॉलिटिकल झटका लगा, जब रिटर्निंग ऑफिसर ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नॉमिनेशन ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया। रिपोर्ट बताती है कि ये सख्त एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि वो अपने जरूरी इलेक्शन एफिडेविट में पेंडिंग केस के बारे में जरूरी डिटेल नहीं बता पाई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी के एक फॉर्मल कंप्लेंट के बाद नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इन चल रहे केसेस के बारे में जानबूझकर जानकारी छिपाई है। नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन रिजेक्ट होने पर कांग्रेस ने बहुत गुस्सा दिखाया है। कांग्रेस सांसद चमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द होने से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते हैं। तेलंगाना में मिली एक निजी शिकायत के आधार पर उनके मामले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि नोटिस मिलने पर उन्होंने पहले ही उस पर जवाब दे दिया था। BNSS की धारा 223 के तहत नागरिकों को निजी शिकायतों का जवाब देने का अधिकार है। ऐसी शिकायतों को आपराधिक मामले नहीं माना जाना चाहिए और न ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 26 में इनका जिक्र करना जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग शायद दबाव में हो सकता है। आज BRS के पूर्व सांसद B विनोद कुमार ने कांग्रेस और बीजेपी पर तुमिदीहट्टी प्रोजेक्ट को लेकर नया राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया, जबकि वो जानते थे कि महाराष्ट्र लंबे समय से इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास मिदीगड्डा बैराज की मरम्मत करने और सिंचाई व पीने के पानी के लिए कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना से पानी की सप्लाई करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। विनोद कुमार ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष N रामचंद्र राव के बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जहां किशन रेड्डी ने दावा किया था कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो तुमिदीहट्टी प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। वहीं रामचंद्र राव ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र के अपने समक्ष देवेंद्र फडणवीस को कोई पत्र नहीं लिखा और वो तेलंगाना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही राजनीतिक फायदे के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई वास्तविक काम नहीं चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी के समय तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के तहत प्राणहिता चिवेल्ला प्रस्ताव में तुमिदीहट्टी में 152 मीटर ऊंचे ढांचे का प्रस्ताव था। हालांकि उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने औपचारिक रूप से इस प्रस्ताव का विरोध किया था और इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। IMD के मुताबिक आज शाम या रात को शहर में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ सकती, साथ ही 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हैदराबाद के लिए IMD ने कहा है कि टेम्परेचर लगभग 36 डिग्री और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवाएं वेस्टलीज या नॉर्थ वेस्टलीज चल सकती हैं, जिनकी स्पीड लगभग
6 से 10 किलोमीटर पर तैयार होंगे। शहर में मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर लगभग 23 डिग्री सेल्सियस होगा। मंगलवार को शाम में बारिश दर्ज की गई थी। इस बीच भारी बारिश ने न केवल कई जगहों पर खासकर साइबराबाद में ट्रैफिक रोक दिया, बल्कि आधी रात तक बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा। ईस्ट और वेस्ट मेडपल्ली में शाम तकरीबन 6:30 बजे से बंद हुई बिजली सप्लाई आज सुबह तकरीबन 2:30 बजे ठीक हो पाई, जिससे लोग बेबस हो गए। हैदराबाद के कई इलाकों में खासकर उप्पल में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की खबर है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती तो महिला कांग्रेस पूरे देश में अपना आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम और मिडिल क्लास परिवारों पर भारी फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है, जबकि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को फायदा हो रहा है। तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा हैदराबाद में गांधी भवन से गनपार तक आयोजित एक मेगा प्रोटेस्ट रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बार बार फ्यूल की कीमतें बढ़ाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और इस पर जनता की भलाई के बजाय कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने और जनता को राहत देने के लिए फ्यूल टैक्स में कमी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ा दी है और जरूरी चीजें, सब्जियां और दूसरी रोजाना की जरूरतों की कीमतों को महंगा कर दिया। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में उतार चढ़ाव का हवाला देते हुए कम समय में बार बार बढ़ोतरी को गलत बताया और बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर लोकतंत्र की हत्या के आरोपों को बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव में एक नाटकीय मोड़ आया, जब हल्फनामे में जानकारी छिपाने के आरोप में नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी एक आदेश में कहा है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया है कि नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में कोर्ट की एक शिकायत का जिक्र न करके अधूरा हल्फनामा जमा किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने अपने हल्फनामे में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले का जिक्र नहीं किया। नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद विजयवर्गीय ने पत्रकारों से कहा कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले वो हमें किसने दिए। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस हालत में है। बात यह है कि हमें तेलंगाना से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे, एक ऐसा राज्य जहां वो सत्ता में, हमारे पास खुद कोई जानकारी नहीं थी। कांग्रेस के सदस्यों ने ही हमें जानकारी दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि देश के प्रधानमंत्री का कार्यकाल हर लेवल पर भारत को बदलने की कोशिशों से पहचाना गया है, जिसमें लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से लेकर देश की ग्लोबल पहचान को मजबूत करना शामिल है। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने पर मोदी को बधाई देते हुए सीएम ने इस मील के पत्थर को बदलाव का एक ऐसा दौर बताया जिसने देश के हर कोने को छुआ है और देश की दिशा को नया आकार दिया है। नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आज जब वो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने हैं, हम सिर्फ एक रिकॉर्ड का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि बदलाव के ऐसे दौर का जश्न मना रहे हैं जिसने देश के हर कोने को छुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम की लीडरशिप ने ये पक्का करने पर ध्यान दिया है कि तरक्की का फायदा हर नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने घरेलू कल्याण की पहल से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी में तरक्की तक की उपलब्धियों का जिक्र किया है। सीएम ने कहा है कि भारत अपने भविष्य को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट, अपने लक्ष्यों को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी और बेहतरीन काम करने के लिए ज्यादा पक्का इरादा वाला बनकर उभरा है। उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश स्वर्ण आंध्र प्रदेश बनाने और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को पूरा करने में योगदान देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की तुलना में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर एनडीए गठबंधन ने संसद में एक बधाई प्रस्ताव पास किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, क्षमता और दशकों की सार्वजनिक सेवा की सराहना की गई। एनडीए नेताओं ने इस अवसर पर मोदी की उपलब्धियों को देश के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के रूप में पेश किया और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू विभिन्न योजनाओं का हवाला दिया। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार के लगातार 12 साल सत्ता में रहने से देश की स्थिरता और नीति निरंतरता बनी हुई है। वहीं विपक्षी दलों ने इस मौके को आलोचना के लिए इस्तेमाल किया। प्रियंका खड़गे ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास की कथित नाकामियों की सूची साझा की है, इसे हिंडोला करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महंगाई जैसी चुनौतियों में सुधार के बजाय जनता को झूलने का अनुभव हुआ है। इस तरह विपक्ष और सरकार के बीच आमने सामने बयानबाजी जारी है। एनडीए ने विपक्ष की आलोचना को राजनीतिक दिखावटी कदम बताया, जबकि विपक्ष ने जनता के वास्तविक मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th के स्टूडेंट के लिए फुटबॉल थीम वाला नशा विरोधी अभियान शुरू किया, जिसका नाम 1 बिलियन तूफान गोल्स वर्ल्ड कप 2026 है। यह अभियान 11 जून से 20 जुलाई तक चलेगा। इसका मकसद आने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ साथ फुटबॉल से जुड़ी गतिविधियों के जरिए नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता फैलाना। इस कैंपेन की शुरुआत अंबाला मुक्कू के ग्लोबल स्पोर्ट सिटी टर्फ में गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और सामान्य शिक्षा मंत्री ने की। उन्होंने गोल करके इस कार्यक्रम की प्रतीकात्मक शुरुआत की। इस मौके पर कैंपेन की निगरानी और समन्वय के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन द्वारा तैयार किए गए खास डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया गया। इससे पहले रमेश चेन्निथला ने राज्य में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने और नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए पूरे राज्य में ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट शुरू किया था। चेन्निथला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि ऑपरेशन तूफान द नार्को हंट आज से स्वास्थ्य और आबकारी विभागों के लिए मिलकर राज्य में ड्रग माफिया को खत्म करने और ड्रग की समस्या को जड़ से मिटाने के मकसद से शुरू किया गया है। इस पहल के लिए दुआओं और समर्थन की जरूरत है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।